नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र जसूजा, व्याख्याता, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल। मैं आज आपको व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत इकाई 4 में नियोजन विषय को आज बताऊंगा। आइए हम सब मिलकर पढ़ते हैं नियोजन। विद्यार्थियों, हमने इसके पूर्व नियोजन के 8 तत्वों को पढ़ा था। उनमें से एक तत्व नियम और एक तत्व नीति हम समझ चुके हैं। आइए अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि नियम और नीति में क्या अंतर है। कई विद्यार्थी इनमें अंतर नहीं कर पाते, वे इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। आइए अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि नियम और नीति में क्या अंतर है। बच्चों, नियम और नीति में यदि हमको अंतर समझना है तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि नियम क्या है, नीति क्या है। यदि दोनों का अर्थ समझना जरूरी है। जब हम इसके अर्थ को समझ लेंगे तो अंतर समझने में फिर ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। नियम विशिष्ट विवरण होते हैं। ये बताते हैं क्या किया जाना है और क्या नहीं किया जाना है। ये पूर्व निर्धारित होते हैं और उच्च स्तरीय प्रबंध समिति द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो नियम एक विशिष्ट विवरण होते हैं और ये पूर्व ही तैयार कर लिए जाते हैं कि क्या किया जाना है और क्या नहीं किया जाना है। यही कहलाते हैं नियम। नीति से आशय बच्चों है वह मार्गदर्शन जो मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा अधीनस्थों के लिए तैयार किए जाते हैं, उन्हें नीति कहते हैं। नीति से आशय दिशा निर्देशों से होता है जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तैयार किए जाते हैं। इनसे निम्न स्तरीय प्रबंधकों की समस्याओं का समाधान भी होता है। तो बच्चों, नियम विशिष्ट विवरण है जो ये बताते हैं क्या किया जाना है और क्या नहीं किया जाना, और नीति दिशा निर्देश है जो मध्य स्तरीय प्रबंधक द्वारा तैयार किया जाता है और यह निम्न स्तरीय अधिकारी और कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। आइए अब हम इन दोनों में अगला अंतर समझते हैं। लोचशीलता। बच्चों, लोचशीलता मतलब परिवर्तन कर पाना। इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर परिवर्तन किया जा सकता है तो कहलाएगा लोचता पाई जाती है, और यदि हम परिवर्तन नहीं कर सकते तो कहलाएगा लोचता का अभाव होता है। तो आइए अब अपन जानते हैं कि क्या नियम और नीति में लोचता की संभावना है या नहीं। तो अंतर का आधार है लोचशीलता। नियम कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं, इनमें लोचता नहीं पाई जाती।
यह सबके लिए अनिवार्य है। इसमें लोचता नहीं होती या कठोर होते हैं। नीति एक मार्गदर्शन है। इसमें यदि कुछ आवश्यक परिवर्तन करने की गुंजाइश लगती है तो परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात नीति नियोजन का वह तत्व है जिसमें आवश्यकता पड़ने पर हम परिवर्तन कर सकते हैं। नीति में लोचता पाई जाती है। तो क्या अंतर समझ में आया बच्चों? नियम कठोर होते हैं, इसमें लोचता का अभाव होता है। नीति में परिवर्तन आवश्यक स्थिति में किया जा सकता है, इसमें लोचता पाई जाती है। अगला है निर्णय की स्वतंत्रता, यानी निर्णय लिया जाना। नियम नियोजन का वह तत्व है जिसमें प्रबंधकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है। जो नियम बन गया यानी बन गया, सबको लागू है। इसमें प्रबंध समिति को निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होती। लेकिन नीति, इसमें हम स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकते हैं। इनमें बंधक को अपने विवेक से कार्य करने की स्वतंत्रता होती है और हम आवश्यकता अनुसार नीति में निर्णय ले सकते हैं। तो नियम में निर्णय की स्वतंत्रता प्रबंधकों को नहीं होती और नीति में प्रबंधकों को आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला है इसका स्वभाव यानी प्रकृति। बच्चों, नियम आदेश की तरह होते हैं और इसका पालन 100% संभव है, होना चाहिए। ये आदेश की तरह होते हैं। लेकिन नीतियों का निर्धारण अधीनस्थों की सहायता के लिए किया जाता है, जिससे उनका मार्गदर्शन हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो। तो नियम एक आदेश की तरह होते हैं और नीतियां अधीनस्थों की सहायता के लिए तैयार किए जाते हैं। इन दोनों में जो अंतर था वह हमने जाना। अब हम समझेंगे नियम और पद्धति में अंतर। विद्यार्थियों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि नियम से क्या आशय है और पद्धति से क्या आशय है। तो आइए अब हम समझना शुरू करते हैं नियम और पद्धति में अंतर। पहला अंतर का आधार है अर्थ अर्थात आशय। नियम पूर्व लिए गए निर्णय होते हैं जो यह बताते हैं कि किन परिस्थितियों में क्या किया जाना है और क्या नहीं किया जाना। पद्धति किसी क्रिया को संपन्न करने की प्रमाणित विधि है। एक क्रिया विशेष को कैसे किया जाना है, यह स्पष्ट रूप से व्याख्या करती है पद्धति। तो देखिए, नियम क्या है? ये एक निर्णय है अनुशासन को बनाए रखने के लिए, सफलता को अर्जित करने के लिए। ये किया जाना है, ये नहीं किया जाना। हम ये चाहते हैं कि हमारे कार्यस्थल पर हमारे सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य ठीक रहे, तो हमने एक नियम बना दिया, कार्यस्थल पर धूम्रपान निषेध है। अब
यह नियम सबको पालन करना होगा। इससे हमारे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, सभी कर्मचारी स्वस्थ रहेंगे। तो क्या बनाना पड़ा? नियम, पद्धति। किसी भी क्रिया को एक आदर्श तरीके से कैसे किया जा सकता है, इसकी प्रमाणित विधि पद्धति के अंतर्गत स्पष्ट की जाती है, जिससे जब उस क्रिया विशेष को उचित समय पर किया जाता है तो किसी भी प्रकार की रुकावट न आए और हम उस प्रमाणित विधि से उस संपूर्ण क्रिया को उचित समय में पूर्ण कर सके। अगला है उद्देश्य। नियम का उद्देश्य अनुशासन बनाकर रखना। हमने नियम बना दिया है कि विद्यालय 10:30 बजे प्रारंभ होगा, 10:30 बजे सभी को अनिवार्य रूप से प्रार्थना में उपलब्ध होना है, उपस्थित होना है। अब ऐसे में सभी विद्यार्थी और शिक्षक 10:30 बजे विद्यालय प्रांगण में जहां पर प्रार्थना होनी है वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। अनुशासन बना रहेगा। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा आप बेहतर समझ सकते हैं कि हम समूह के रूप में सब मिलकर प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। तो नियम अनुशासन का आधार होता है। अनुशासन को बनाए रखने के लिए नियम अनिवार्य होते हैं और अनुशासन के लिए ही नियम बनते हैं। अब देखिए पद्धति के पास आ रहे हैं हम। पद्धति में एक क्रिया विशेष को प्रमाणित विधि से कैसे किया जाए यह स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। अब देखिए प्रमाणित विधि, स्टैंडर्ड प्रमाणित विधि से जब हम किसी एक कार्य को करेंगे तो सभी की कार्यकुशलता एकदम उच्च स्तर पे होगी। इससे सभी की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। तो नियम के उद्देश्य है अनुशासन को बनाए रखना और पद्धति का उद्देश्य है कार्यकुशलता में वृद्धि करना। चलिए बच्चों, अब हम अगला अंतर समझते हैं। अनिवार्यता। नियम का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वो वरिष्ठ अधिकारी हो अथवा कनिष्ठ, उच्च स्तर का हो चाहे निम्न स्तर का। नियम का पालन तो सभी को करना पड़ेगा और अगर नहीं करोगे तो दंड लेना होगा। नियम रिजिड है, इनका पालन सभी के लिए अनिवार्य है, तभी अनुशासन कायम रहता है। तो बच्चों, नियम नियोजन का वह तत्व है जिसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है, लेकिन पद्धति का कठोरता से पालन करना इतना अनिवार्य नहीं होता। पद्धति में यदि थोड़ा बहुत परिवर्तन करना भी पड़ गया तो वहां पर छोटे छोटे परिवर्तन परिस्थितियों को देखकर हम कर सकते हैं। तो पद्धति को एज इट इज पूरा का पूरा पालन करना अनिवार्य नहीं होता, उसमें हम आवश्यकता अनुसार थोड़े बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन नियम तो सभी को अनिवार्य रूप से पालन करने ही पड़ेंगे। तो क्या बात आपको समझ में आई कि नियम का पालन सभी के लिए अनिवार्य है, लेकिन पद्धति का कठोरता से पालन करना इतना अनिवार्य नहीं होता। चौथा अंतर है बच्चों, नियम और पद्धति में लोचशीलता, यानी आवश्यक परिवर्तन कर पाना, कुछ परिवर्तन कर पाना। नियम बच्चों एक बार तैयार कर लिए जाते हैं तो उसमें फिर लोचता का प्रश्न नहीं उठता। समय विशेष पर परिवर्तन कर लो, फिर नियम किस बात का। यदि शासन ने नियम बनाया है कि एक स्कूटर पर हेलमेट पहनकर चलाना अनिवार्य है,
तो हमें उसका पालन करना पड़ेगा, न करने पर हमें शासन दंड देगा। नियम में लोचशीलता नहीं होती, उसका बिल्कुल वैसा ही पालन करना होगा जैसा कि स्पष्ट उल्लेख है। लेकिन पद्धति में आवश्यकता और परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। यदि परिस्थिति में कुछ परिवर्तन आ गया है, प्राकृतिक रूप से, सरकारी नीतियों के रूप से, तो उस परिस्थिति के फलस्वरूप पद्धति में हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन नियम में लोचता पाई नहीं जाती। तो क्या बात समझ में आई बच्चों कि नियम में लोचशीलता नहीं पाई जाती, पद्धति में आवश्यकतानुसार सामान्य परिवर्तन कर सकते हैं। बच्चों, आइए अब हम समझेंगे एक श्रेष्ठ नियोजन के आवश्यक लक्षण। देखिए, नियोजन कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हम आदर्श किसको मानेंगे? जैसे हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, उनमें से कुछ भोजन दिखने में, सुगंध में, प्रस्तुतिकरण में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता। एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कौन सा भोजन करना चाहिए, यह हमें उसके अंदर उपलब्ध विटामिन, प्रोटीन्स आदि सब पर निर्भर करेगा। तब जाके माना जाता है कि ये आदर्श भोज है। जैसे दूध में सभी आवश्यक मिनरल्स, प्रोटीन्स आदि पाए जाते हैं, यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यदि हम देखें तो हम उसके जो लक्षण हैं उसके आधार पर बता पाते हैं कि ये आदर्श है, श्रेष्ठ है अथवा नहीं। इसी तरह से यदि हमारे सम्मुख कुछ नियोजन है, तो उनमें से एक आदर्श नियोजन कौन सा है, ये हम कैसे बता पाएंगे? तो एक नियोजन में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है, आइए अब हम समझते हैं। परीक्षा में इसके ऊपर इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। एक आदर्श नियोजन के आवश्यक गुण बताइए, या एक श्रेष्ठ नियोजन के 5 लक्षण बताइए। तब हम उनमें बच्चों इनमें से कोई 5 लक्षण, 5 गुण की व्याख्या करेंगे। तो विद्यार्थियों, एक श्रेष्ठ नियोजन में कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है, आइए अब हम इसको समझते हैं। पहला है सरलता। नियोजन सभी के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। नियोजन यदि बहुत कठिन, जटिल भाषा में बनाया गया, बहुत तकनीकी शब्दों के माध्यम से बनाया गया, तो अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आएगा। फिर ऐसे नियोजन का फायदा क्या? तो नियोजन ऐसा होना चाहिए जो अत्यधिक सरल हो, बोधगम्य हो, जिसे संस्था का प्रत्येक कर्मचारी समझ सके और उसको क्रियान्वित भी कर सके। तो बच्चों, नियोजन बहुत कठिन भाषा में, बहुत तकनीकी भाषा में नहीं बनाया जाना चाहिए। मान लो जो व्यक्ति नियोजन तैयार कर रहा है वो बहुत अच्छी अंग्रेजी जानता है और उसने कठिन कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर नियोजन बनाया है। अब यही नियोजन
सभी तक पहुंचाया जाएगा। और यदि कोई कर्मचारी जो बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं जानता है, वह नियोजन समझ नहीं पाएगा, और जब उसको नियोजन समझ में नहीं आया तो उसका पालन, उसको क्रियान्वित कैसे करेगा। अतः यह बहुत जरूरी है बच्चों कि नियोजन सरल भाषा में बने, बोधगम्य हो, जिससे प्रत्येक कर्मचारी उसको समझ सके और यथा समय उसको क्रियान्वित भी कर सके। तो क्या समझ में आया बेटा? एक आदर्श नियोजन वह है जो सरल हो, जो सब लोग समझ सके। चलिए अब अपन समझेंगे अगला गुण काय का, नियोजन का। एक आदर्श नियोजन का स्पष्ट उद्देश्य। एक प्रभावी नियोजन के लिए यह आवश्यक है कि उसके स्पष्ट उद्देश्य हो। यदि उद्देश्य ही स्पष्ट न हो तो हम किसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें? कर्मचारी, अधिकारी यह समझ ही नहीं पाएंगे कि हम किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आगे अग्रसर हो रहे हैं। अतः नियोजन में उद्देश्य एकदम स्पष्ट रूप से उल्लेखित किए जाने चाहिए। एक आदर्श नियोजन वह माना जाएगा जिसमें उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से उल्लेखित किए गए हो, जिससे उसको सभी लोग समझ सके और उसको पाने के लिए सभी लोग आगे अग्रसर भी हो। अब हम आगे की ओर चलते हैं। मितव्ययी नियोजन एक जटिल कार्य है, इसको निर्माण करना आसान कार्य नहीं है। इस पर काफी अधिक व्यय करना पड़ता है, लेकिन हम इस प्रकार का प्रयास करें उसको निर्माण करने में अत्यधिक खर्चा ना हो, सामान्य खर्चा हो। तो एक आदर्श नियोजन बच्चों वह माना जाएगा जिसके निर्माण पर बहुत ज्यादा अधिक खर्चा न किया गया हो और वह उपक्रम के अनुकूल हो। अगला है लोचपूर्ण। विद्यार्थियों, शासन की नीतियां, प्राकृतिक परिस्थितियां कई बार परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर देती हैं। नियोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकें। हम उसको परिवर्तित परिस्थिति में भी लागू कर सकें। तो एक आदर्श नियोजन वह माना जाता है जिसमें हम आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन कर सकें, जिससे कि समय पर लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। अगला है लक्ष्यों के अनुरूप नियोजन। जिसे तैयार किया गया वो लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए। एक आदर्श नियोजन वह होगा जो लक्ष्यों के अनुरूप हो। नियोजन संगठन की आवश्यकताओं, साधनों और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। वही नियोजन आदर्श माना जाता है। यदि नियोजन लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है तो नियोजन आदर्श नहीं माना जाएगा। तो नियोजन के निर्माण पर हम ये विशेष रूप से ध्यान दें कि नियोजन लक्ष्यों के अनुरूप ही तैयार हो। अगला है व्यावहारिकता। नियोजन वह आदर्श होता है जिसको उपयोग में लाया जा सके, जिसे सरलता से प्रयोग किया जा सके। नियोजन उपयुक्त, यथोचित एवं व्यावहारिक होना चाहिए ताकि उसे सरलता से हम उपयोग में ला सकें, व्यावहारिकता में ला सकें। यदि नियोजन हमने बना लिया और उसको अपन उपयोग ही ना कर सको तो फिर किस काम का। तो एक आदर्श नियोजन बच्चों वह होता है जिसको हम सरलता से उपयोग में ला सके और वह व्यावहारिक भी हो। बच्चों, हमने आज जो अध्ययन किया, आइए उसका हम एक फास्ट रिवीजन करते हैं। हमने सबसे पहले देखा बच्चों नियोजन से आशय, कब क्या और कैसे किया जाना है,
इसकी रूपरेखा पूर्व से ही तय कर लेना नियोजन कहलाता है। हमने नियोजन की परिभाषा सीएल जॉर्ज के अनुसार भी देखी। उन्होंने परिभाषा कैसे प्रस्तुत की? नियोजन वर्तमान में भविष्य को प्रभावित करने वाले निर्णयों को लेने का एक विवेकपूर्ण, आर्थिक और सुव्यवस्थित माध्यम है। हमने देखा बच्चों नियोजन की विशेषताओं को, हमने देखा नियोजन के महत्व को, और हमने देखा नियोजन की सीमाओं को। इसके उपरांत हमने पढ़ा नियोजन की प्रक्रिया को। हमने यह भी देखा कि नियोजन के तत्व कौन कौन से होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इस अध्याय से किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। यह आपका गृह कार्य भी है। आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में तैयार कीजिए। अभ्यास में जो प्रश्न है, पहला है नियोजन से क्या आशय है, अर्थात आपको बताना है नियोजन से आपको क्या समझ में आया। नियोजन का आशय इसमें आप स्पष्ट करेंगे। दूसरा है नियोजन की विशेषताएं बताइए। विद्यार्थियों, इसमें हम नियोजन के लक्षण अर्थात विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। तीसरा प्रश्न है नियोजन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, हमने नियोजन की प्रक्रिया को समझा था, उस प्रक्रिया को यहाँ बताना, लेकिन ध्यान देना है प्रक्रिया के जो चरण है उसके क्रम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रक्रिया एक ऐसा प्रश्न होता है, उसको निर्धारित क्रम में ही बताना होगा। अगला है नियोजन के महत्व को समझाइए। इसमें विद्यार्थियों हमने नियोजन के महत्व को, उपयोगिता को समझाना है। और अंत में एक और प्रश्न है नियम और नीति में अंतर बताइए। तो विद्यार्थियों आप उसमें नियम और नीति में अंतर टेबल जैसा कि मैंने आपको प्रस्तुत की है उसी के अनुसार बताना है। मुझे पूर्ण उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बताया गया अध्याय समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।